गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब, जो कि साइट पे आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो भी क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर कवर करेंगे गाइस, जो कि अक्सर आपको ओरल में भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको जो आरसीसी डिज़ाइन के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, एंडिंग तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ये जो है आपको आने चाहिए, जो कि बेसिक्स है गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में। उसमें जो जो कंसेप्ट होते हैं, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेन है कि यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में। उसमें आपको जब डिज़ाइन करते टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होती है, तो वन बाय वन हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम एलएसएम के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। उसमें जो जो कंसेप्ट होते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइस। बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइस। उसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कॉलम के लिए, एक्सियली कॉलम, बायएक्सियल कॉलम, यूनिएक्सियल कॉलम किसे कहते हैं, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि साइट इंजीनियर के लिए जाननी ज़रूरी होती है। पोजीशंस ऑफ कॉलम, ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए कॉलम के लिए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट, कॉलम के जो भी सेक्शनल व्यू है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। उसके बाद जो भी ग्रेड्स होते ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, M10 से लेके M20, 15, और पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर में आप देख सकते हो कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए अलग पार्शियल सेफ्टी है। कंक्रीट के लिए हाई होती, लो होती है, स्टील के लिए ज़्यादा होती है गाइज। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन से वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एंडिंग में देखेंगे हम स्टेयरकेस के पूरा डिज़ाइन देखेंगे। उसमें जो भी टाइप्स ऑफ स्टेयर होते हैं, जनरल गाइडलाइंस जो भी स्टेयरकेस में यूज़ किए जाती है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। स्टेयरकेस के डिज़ाइन प्रोसीजर भी देखेंगे। उसमें जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते हो, उसमें हाइट से लेके नंबर ऑफ राइज़र कितने चाहिए, थ्रेड्स कितने चाहिए, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना, ओके। और आपको पता है कि जब आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन या डबली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो, वहाँ पर टेंशन साइड और कॉम्प्रेशन साइड अलग होती है गाइस। तो उसमें डिटेल में देखेंगे आप कि ये टेंसियल जोन में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और कॉम्प्रेशन जोन में यहाँ पर टी बीम, एल बीम किसे कहा जाता है उसको भी डिटेल में देखेंगे हम, और उसकी नेसेसिटी क्या होती है वो भी डिटेल में देखेंगे गाइस। तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मगर आपको यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी गाइस, जो कि थंब रूल से साइट इंजीनियर को आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो बीम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आपको अगर बीम की डेप्थ पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो बीम की डेप्थ होती है 112 to 115 ऑफ द स्पैन, ओके, सिंपली सपोर्टेड के लिए। और कंटिन्यूस के लिए आपको 115 to 120 ऑफ द स्पैन फॉर कंटिन्यूस, ओके। नॉर्मली तो हम 250 to 700 लेते हैं इन द मल्टीपल ऑफ 50। नॉर्मली हमारे बीम की जो साइजेस होती है 250, 300, 350, 400 इसी तरह होती है गाइस। उसके बाद विड्थ ऑफ बीम देखा जाए तो विड्थ के लिए आपको नॉर्मली हम 230 mm का विड्थ यूज़ करते हैं ऑन साइट, ऑन डिपेंड ऑन वॉल होती है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में अच्छी तरह से, ओके। अगर मिनिमम विड्थ लेनी है आपको तो एज पर डिपेंड ऑन वॉल भी ले सकते हो, या फिर ऑन जैसे कि आपका कमर्शियल, रेसिडेंशियल या फिर कोई भी
आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का प्लान हो, तब आपको जो भी विड्थ ऑफ बीम होती है गाइज 200, 250, 300, 350 एज पर IS 456 2000 के हिसाब से लेनी होती है गाइज। ओके, तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 230 और उसकी डेप्थ होती है हमारी 250, 300, 350, 400, 250 टू 700। ओके, तो ये तो है हमारे साइज़ ऑफ बीम के बारे में गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। आपको थंब रूल्स को पता होने चाहिए गाइज, थंब रूल्स आपको आने चाहिए जो कि साइड पे इस्तेमाल होते हैं गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में कि उसकी जो भी वॉल की लेंथ है उसी तरह आपको बीम की जो भी विड्थ है वो लेनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये जो हमारे बीम की डेप्थ होती है, साइजेस होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 150/500, 150/600, 250/500, यानी कि हमारी नॉर्मली विड्थ होती है 230, 250, 150। ओके, यहाँ पर और उसकी डेप्थ होती है 600, 500, 400 इन मल्टीपल ऑफ 50। कोई भी बीम्स हो, हमारा हिडन बीम, कैंटिलीवर बीम, उसमें जो भी शेड्यूल होता है आपको नॉर्मली उसकी विड्थ मिलेगी 150, 230, 300, 200, 250, 150 और उसकी डेप्थ मिलेगी आपको 600, 500। ओके, इसी रेंज में मिलेगी आपको नॉर्मली। ये जो प्लान है आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना गाइस, और वीडियो को हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी साइज़ ऑफ बीम के बारे में। जो भी क्राइटेरिया होता है साइज़ ऑफ बीम के लिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए बीम की, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और ये सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको 112 टू 115 लेना है स्पैन के लिए। ओके, अगर आपका स्पैन 3 to 4 मीटर है तो आपको उसको 1/12 ऑफ 3 मीटर, 1/15 ऑफ 4 मीटर इसी तरह आपको कंसिडर करना होता है गाइस। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी हमारे बीम का अंडर इनफोर्स हो, हमारे बीम ओवर इनफोर्स हो या फिर बैलेंस सेक्शन हो, तो उसके लिए अलग से कंडीशंस होती है गाइस, जो कि हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे इसको भी। ओके, यहाँ पर आपको न्यूट्रल एक्सिस का कंसेप्ट पता होना चाहिए गाइज। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा जो भी मिडल लाइन होती है, यहाँ पर आप न्यूट्रल एक्सिस कंसिडर कर सकते हो इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस, अंडर इन्फोर्समेंट, ओवर इन्फोर्स सेक्शन, यानी कि आपको क्रिटिकल एक्सिस होती है वो आपको एक्स इस लेटर लेस देन एक्स सी, एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, उसका ही बस फ़र्क होता है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर इन्फोर्समेंट और ओवर इन्फोर्समेंट में जो भी डिफरेंस है वो, जैसे कि आपको बैलेंस सेक्शन में एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, उसके बाद अंडर इन्फोर्समेंट में एक्चुअल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल एक्सिस, उसके बाद ओवर इन्फोर्समेंट के लिए आपको एक्चुअल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल एक्सिस। ओके, उसके बाद आपको सेम स्टिल मिलेगा बैलेंस सेक्शन में, और इसमें आपको कम ज़्यादा मिलेगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील के लिए आपको बैलेंस सेक्शन में दोनों तरफ सेम स्टील मिलेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील सेम मिलेगा। अंडर एनफोर्समेंट में आपको टेंसाइल साइड में आपको लेस परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा, और ओवर एनफोर्समेंट में आपको मोर परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा गाइज। ओके, यानी कि अंडर एनफोर्समेंट आपको परसेंटेज ऑफ स्टील कम होगा, ओवर एनफोर्समेंट में आपको स्टील ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा होगा गाइज। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर इन्फोर्समेंट, ओवर इन्फोर्समेंट। ओके, और ये बैलेंस सेक्शन के लिए यहाँ पर आपको स्टील यहाँ पर कम मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा गाइज, और बैलेंस में आपको सेम परसेंटेज ऑफ स्टील दोनों साइड में मिलेगा। ये तो हमारी कॉम्प्रेशन साइड है, और बीच नीचे वाले हमारे टेंशन साइड है गाइज। ओके, ऊपर कॉम्प्रेशन, नीचे टेंशन साइड है, जैसे कि आप टेंसाइल साइड में बार प्रोवाइड किए होते हैं। अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए फेल्यूर के बारे में, अगर बोथ स्टील एंड कंक्रीट रीचेस द मैक्सिमम परमिसिबल स्टेट एट द सेम टाइम बैलेंस में, अगर अंडर एनफोर्समेंट में पहले आपको कौन सा स्टील फेल होगा तो आपको टेंसाइल स्टील मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस से अभी तक ज़्यादा पहुँचेगा गाइज। ओके, पहले ये स्टील फेल होगा अंडर एनफोर्समेंट में,
और रेनफोर्समेंट आपको पहले कंक्रीट फेल होगा गाइज, यहाँ पर देख सकते हो, जो कि कंक्रीट मैक्सिमम परमिसिबल स्टेज तक पहले पहुँच जाएगा, उसीलिए वो फेल होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें अंडर एनफोर्समेंट और एनफोर्स सेक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए ये चीज़ें, और एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज। अगर ये फेल्यूर समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर फिगर में। और एनफोर्समेंट के लिए आपको जो भी दोनों पहले जो फेल होगा वो आपको ओवर एनफोर्समेंट या अंडर एनफोर्समेंट, अंडर एनफोर्समेंट आपको फेल होगा पहले टेंसाइल ए साइड फेल होगी गाइज। ओके, ओवर एनफोर्समेंट में आपको ओवर एनफोर्स स्टील प्रोवाइड किया तो आपको फेल्यूर ऑफ पहले कंक्रीट मिलेगा गाइज। ओके, उसके बाद बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों ही सेम कंडीशन में फेल हो गए गाइज, जब आप ज़्यादा उस पर स्ट्रेस या लोडिंग डालोगे तब। ओके, यहाँ पर अंडर एनफोर्समेंट में पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि अपना स्टील बार पहले फेल हो सकता है। उसके बाद ओवर एनफोर्समेंट में अपना स्टील पहले फेल नहीं होगा, पहले तो कंक्रीट का जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो फेल होगा, उसके बाद स्टील फेल होगा गाइज। यहाँ पर और भी डिफरेंस है मोड ऑफ फेल्यूर से, रिमार्क से। यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियो ऑफ जो भी साइमल्टेनियसली रीच होता है दोनों मटेरियल की, स्टील और कंक्रीट के लिए। अंडर एनफोर्समेंट देखा जाए तो उसका न्यूट्रल एक्सिस से शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, उसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स आल्सो शिफ्टेड अपवर्ड्स होता है। ओके, उसके बाद अंडर ओवर एनफोर्समेंट देखा जाए तो इसका डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड टू द सेटिस्फाइड इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद इसका जो भी CG होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो शिफ्टेड थोड़ा अपवर्ड होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सिस लेस देन एक्सी, एक्सिस ग्रेटर देन एक्सी। यहाँ पर उन्होंने फेल्यूर के बारे में लिखा है गाइज। फेल्यूर टेक्स प्लेस यील्डिंग ऑफ स्टील विच इज gradual type of failure process in the widening of cracks and significant increase in deflection. ओके, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको पहले आपको इंडिकेट किया जाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा पहले, मगर ओवर रेनफोर्समेंट में आपको साइन ही नहीं दिखेंगे। यहाँ पर डेंजरस थिंग है जो कि ओवर रेनफोर्समेंट आप करते हो साइड पे। ओके, बीम में ज़्यादा आप स्टील नहीं डाल सकते, जैसे कि आपको इसका ओवर रेनफोर्समेंट का फेल्यूर होता है वो सडनली होता है और वो एक्सप्लोजिव होता है ज़्यादा। ओके, इट्स ऑकर विदाउट साइन। ओके, तो आपको जब भी आप वो डिज़ाइन करते हो तब आपको अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन ही डिज़ाइन करना होता है गाइस बीम में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक डिज़ाइनर के लिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए। गाइस, थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइस। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइस। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइस। हैव अ नाइस डे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सिंगली रेनफोर्स बीम the permissible stress is in a concrete reaches earlier than the permissible stress in a steel. The beam section is called as or reinforced section. Okay, जब कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस अर्लियर पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस के पास पहुंच जाता है तब उसको हम और रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसका फेल्यूर होता है वो हमारे जब हम स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते उसमें, तब उसको और रेनफोर्समेंट सेक्शन कहा जाता है गाइस। उसका
तीन सेक्शन है, एक तो बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्समेंट, ओवर इन्फोर्समेंट। ओके, तीनों में डिफरेंस है गाइज। ओवर इन्फोर्समेंट में आपको स्टील बार ज़्यादा प्रोवाइड करते, अंडर इन्फोर्स में आपको कम प्रोवाइड करते, और बैलेंस में आपको दोनों मैनेज कर लेते हैं हमारा। उसके बाद एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। सही है। ओके, ये आंसर है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over the rectangular section of a beam follows the parabolic curve। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ बीम। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, जब आप सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट के लिए स्पेसिंग कम दी जाती है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन कंक्रीट आरसीसी बीम इज ए फार्मूला है गाइस, मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए, shear फोर्स डिवाइड बाय रिवॉल्व आर इंटू विड्थ। उसके बाद इन अ बीम द लोकल बॉन्ड ट्रेस इज इक्वल टू द shear फोर्स डिवाइड बाय लोअर आर इंटू टोटल पैरामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो मेन क्वेश्चन है वही लेने वाला होगा इसमें। ओके, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पैन किसे कहा जाता है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं गाइस। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जो भी हमारी स्टील की अमाउंट होती है वो बेस्ड होती है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर गाइस, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ओके, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एजेस हैविंग द नो प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिपिंग इज मेड बाय Rankine-Grashof formula। Okay, a flat slab supported on a column monolithically built with a slab। ओके, फ्लैट स्लैब का अलग कंसेप्ट है गाइज, उसका अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है गाइज। ओके, द थिकन प्लाट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट सपोर्टिंग कॉलम्स इज टेक्निकली नोन एज ड्रॉप पैनल। फ्लैट स्लैब में आप बीम्स कंसिडर नहीं करते गाइज, बीम्स होते वो जस्ट आउटर बीम्स होते और बीच में हमारे बीम्स नहीं होते गाइज। ओके, वहाँ पर हमारे ड्रॉप पैनल यूज़ होते हैं गाइज जनरली। उसके बाद देखेंगे द थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम्स upper is slab is assumed as thickness of a concrete topping। The foundation is called shallow of its depth is equal to the width of foundation। Okay, the horizontal portion of steps of staircase is thread कैसे है जिसे, और वर्टिकल पोर्शन होता है उसे हम राइज कहते हैं। द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू द राइजर -1, जैसे कि हमने स्टेयर डिज़ाइन की वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है गाइज, द अंडर एनफोर्स सेक्शन मीन्स द स्टील विल इल्ड फर्स्ट। सही है, स्टील वहाँ पर पहले इल्डिंग होता है उसमें। ओके, डिफ्लेक्शन आपको स्टील में दिखाई देगा, मगर ओवर एनफोर्स में आपको सडनली ब्रेकडाउन आ जाएगा ओवर एनफोर्स में, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट पहले फेल होता है गाइज। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में आपको कंक्रीट पहले फेल होता है, इसलिए उसका फेलियर होता है वो सडनली होता है। ओके, उसका कोई भी हमें अर्लियर नहीं देता है वो डायरेक्शन कोई। और अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में आपको स्टील इल्ड फर्स्ट दिखाई देता है, उसके जो भी सिम्टम्स है वो पहले दिखाई देते हैं गाइस। उसके बाद द shear एनफोर्समेंट इन आरसीसी इन इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन। सही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं गाइस। उसके बाद मेन क्वेश्चन है गाइस जो कि इंटरव्यू के लिए अक्सर पूछा जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, द लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार। रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार। जैसे कि आपको अगर लोड स्ट्रेस सेक्शन का रिड्यूस करना हो तो आप मैनी नंबर्स ऑफ स्मॉल बार यूज़ करेंगे उसमें। जैसे कि आपको 20 mm का बार यूज़ करना है तो आप 16 के 2 बार यूज़ करेंगे उसको। ओके, जितना एरिया आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे वो।
उसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना होता है उसका आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। उसके ऊपर आपको 20 लेना हो तो आप 16 के वहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको 25 लेना हो तो 16 के आप वहाँ पर बार यूज़ कर सकते हो गाइज। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आरसीसी रूफ स्लैब ये डिज़ाइन एज अ 2 वे स्लैब इफ रेशियो ऑफ स्पैन इन अ 2 डायरेक्शन इज लेस देन 2। ओके, तो ये भी सही है। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट अ फिक्स एंड। कैंटिलीवर स्लैब का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो फिक्स एंड में लिया होता है गाइज। जैसे कि आप कैंटिलीवर होता है वो, इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एक फिक्स फोर्स है वहाँ पर लिया जाता है गाइज। इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियोस में देखा है। उसका पूरा ये जो प्लान देख रहे हो इसमें जो भी कैंटिलीवर का कंसेप्ट है वो हमने कवर किया है गाइज। सारा बीम का शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में डिज़ाइन की है। 1 वे स्लैब क्या होता है, स्टेयर केस का स्लैब, 2 वे स्लैब। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज कॉलम और स्ट्रट इन एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times द एटलीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा IS कोड में या अपने कॉलेज में, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। द कॉम्प्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट when both the slenderness ratio Lx by d और Ly by b are less than 12। ओके, लेस देन 12 होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर मोर देन 12 होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रेस्टेंट शॉल नॉट एक्सीड द 60 shall not exceed 60 times the least lateral dimension of the column। यहाँ पर देख सकते हो आंसर 60 नहीं, इसका 60 है। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ऑल कॉलम्स शॉल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 50 into lateral dimension divided by 630 subject to the minimum of 20। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन द 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइज जो कि आपको आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप ओवरऑल का प्रिपरेशन करते हो तब आरसीसी डिज़ाइन में ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए बीम्स के, स्लैब के, कॉलम के रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो गाइज पूरे। एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज द कैंटिलीवर for cantilever the clear distance from the free end of the cantilever to the lateral distance shall not exceed 20b or 100b square divided by d whichever is less। जो भी इसमें का लेस हो वो आपको कंसिडर करना होता है गाइज। जैसे कि ऊपर है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको whichever is less, जैसे कि 60b और 250b स्क्वायर डिवाइड बाई d यहाँ पर लिखा है एज पर IS कोडल प्रोविजन। ये सारी चीज़ें गए जो कि आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो, तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइज। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइज, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है
रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर्स है, 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग्स है यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट है गाइज कॉम्प्रेशन बार्स इन अ कॉम्प्रेशन। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ट्रेस फॉर अ बार्स इन अ टेंशन शॉल बी इंक्रीज बाय 25%। ओके, जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो तब आपको कॉम्प्रेशन में जो भी स्टील बार प्रोवाइड करते हो एज पर कंपेयर टू द टेंशन उसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 25% ज़्यादा होता है गाइज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शॉल बी इक्वल टू द 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार्स। यू टाइप हुक होता है उसका एंकरेज वैल्यू वो 16 टाइम्स ग्रेटर होता है डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद देखेंगे हमारे मेन कंसेप्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम जब साइड पे वर्किंग करते हो तब आपके लिए ये क्वेश्चन आता है गाइस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शॉल नॉट बी मोर देन 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। जो भी कम से कम है 300 mm और 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब, इनमें से जो भी कम है वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट ऑफ बार अगेंस्ट द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर शॉल नॉट बी मोर देन द 5 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्लैब और 450 mm विच एवर इज लेस और स्मॉलर। तो एज पर IS कोडल प्रोविजन है गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, विच एवर इज स्मॉलर हो आपको लेना है गाइज। उसके बाद हमारा अगला मेन क्वेश्चन है गाइज द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन डेट गिवन बाय, यहाँ पर AS डिवाइड बाय BD। ओके, 0.85 डिवाइड बाय FY। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट वो आपको शॉल नॉट बी गिवन बाय AS डिवाइड बाय BD 0.85 डिवाइड बाय FY। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइज, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इसमें जो भी एस्टिमेशन लोड्स होते हैं, मेंबर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गाइज इसका। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट एक्सीड 0.4 BD। ये जो D होता है गाइज यहाँ पर हमारा टोटल जो क्लियर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता, स्मॉल डी यानी कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, कैपिटल डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ होता है उसको। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम exceed the side face reinforcement shall be provided along the two faces 750 mm guys। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए, ओरल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है जब साइट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको पूछा जाएगा कि द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड द 18
of the total thickness of the slab. The diameter of reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the reinforcement total thickness of a slab. तो ये चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए ऑन साइट, जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर, आप जॉब करते हो, तब आपको हर एक थंब रूल्स पता होने चाहिए सिविल इंजीनियर के रिगार्डिंग साइट के जो भी कॉलम, स्लैब, बीम की जब कास्टिंग होती है या फिर उसके जो भी वर्किंग डिज़ाइंस होते हैं, उसके जो भी थंब रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए, पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट shall not be less than 0.8% or nor more than 6% of the gross cross sectional area of a column। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको क्राइटेरिया 0.8 to 6% मैक्सिमम, ओके, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%, इतना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए, जितना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मिनिमम अपना 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन देखे हमने आपको यूज़फुल हो गए आने वाले लाइफ में, आने वाले फ्यूचर में। ओके, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, हम पूरा एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तब कमेंट में लिख देना एमसीक्यू प्रिपरेशन। ओके, आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली, अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है गाइज़। ओके, तब भाई हम नए नए वीडियोस ला सकते हैं गाइज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारी वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे स्टेयरकेस के डिफरेंट पार्ट, जहाँ पर आप देख सकते हो लैंडिंग हमारी जो होती है उसके जो भी विड्थ होती है उसका उतनी ही आपको लैंडिंग प्रोवाइड करनी होती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पर जितनी आपकी विड्थ होती है उतने तो आपको लैंडिंग का स्पेस मिनिमम चाहिए। ओके, यहाँ पर जितनी अपनी विड्थ होती है थ्रेड की, ओके, हमारे जो भी स्टेयरकेस की, उतने आपको लैंडिंग की विड्थ मिनिमम तो देनी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने स्टेयरकेस के डिज़ाइन में। उसके बाद फ़्लाइट में देखा जाए तो हमारा फ़्लाइट को 25 to 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 25 to 45 डिग्री, 40 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइज। तो ये तो हुए हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो कि हमारे स्टेयरकेस के डिज़ाइन में हम देखने वाले, आगे इसका पूरा डिटेल एनालिसिस देखेंगे। ओके, एक बिल्डिंग के लिए अपनी स्टेयरकेस इम्पोर्टेंट होती है, जो कि उसका डिज़ाइन आपको आना चाहिए एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे पहले तो
एक बार देख लीजिए गाइस, आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग डिज़ाइन हमने डिस्कस की है। इसका पूरा कॉलम शेड्यूल, बिल्डिंग के जो भी बायलॉज है, रूल्स है, वो हमने पहले भी डिस्कस किए गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ आपको आपके साथ डिस्कस किया है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगी, जो कि हर एक यूट्यूब चैनल पे नहीं होती गाइस। यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा। तो उसके बाद देखेंगे हमारे स्टेयरकेस में जो भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है स्टेयरकेस के लिए। यहाँ पर पहले तो होता है स्ट्रेट स्टेयर, डॉग लेग, 3 फ्लाइट ओपन वेल स्टेयर, 4 फ्लाइट ओपन वेल स्टेयर, ज्योमेट्रिकल स्टेयर यानी कि जो भी सर्कुलर होता है उसका पोर्शन है उसे ज्योमेट्रिकल स्टेयर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा नहीं पढ़ने वाले, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वही डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो वीडियो ध्यान से देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा गाइस। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट स्टेयर में देख सकते हो, आपको अगर स्पेस कम है आपके बिल्डिंग में तो आप स्ट्रेट से स्टेयर यूज़ कर सकते हो। डॉग लेग हमारी कमर्शियल बिल्डिंग में या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ज़्यादा रहते हैं गाइस। उसके बाद 3 फ्लाइट यानी कि 1 2 और 3 फ्लाइट, 4 यानी कि 1 2 3 4। ओके, तो ये सारे थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर: स्ट्रेट, डॉग लेग, 3 फ्लाइट, 4 फ्लाइट एंड ज्योमेट्रिकल स्टेयर। उसके जो अलग अलग पोर्शन से यहाँ पर हम अलग अलग डिज़ाइन, इसका एग्जांपल भी देखेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे हम। उसमें जो भी नंबर ऑफ राइजर्स होते, नंबर ऑफ थ्रेड्स होते, फ्लाइट के जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते, बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे इसके। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना गाइज, और हो सके उतना लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना गाइज। तो हम उसके बाद देखेंगे जो भी जनरल गाइडलाइंस होती है स्टेयरकेस के लिए। मिनिमम वर्टिकल हेडरूम चाहिए हमारा 2 मीटर तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ राइजर ऑफ फ्लाइट 12 चाहिए गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हर एक साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। तो स्टेयरकेस के क्लासिफिकेशन के बाद आप देख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, जैसे कि यहाँ पर हेडरूम चाहिए 2 मीटर का। नंबर ऑफ राइजर ऑफ फ्लाइट शुड भी चाहिए 12। ओके, यानी कि आपको एक फ़्लाइट में आपको 12 नंबर्स ऑफ राइजर्स चाहिए गाइज। उसके बाद विड्थ ऑफ स्टेयर शुड भी 850 mm मिनिमम तो चाहिए। ओके, 850 यानी कि 3 फीट तो आपका मिनिमम उसका जो भी विड्थ है वो चाहिए। उसके बाद डिज़ायरेबल टू द विड्थ बिटवीन 1.1 टू 1.6 मीटर। जो भी अपना डिज़ायरेबल होता है, नॉर्मली कंफर्टेबल होता है, 1.2 मीटर टू 1.6 मीटर होना चाहिए अपना विड्थ ऑफ स्टेयर इन अ पब्लिक बिल्डिंग के लिए, जैसे कि सिनेमा हॉल हो, हॉस्पिटल हो। इसके लिए आपको 1.2 टू 1.6 मीटर की विड्थ ऑफ स्टेयर चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन पार्ट है गाइज स्टेयरकेस के डिज़ाइन में, जो कि डेड लोड आपको आना चाहिए, लाइव लोड उसका कैलकुलेट करना आना चाहिए। डेड लोड में देखा जाए तो सेल्फ वेट होता है बेस स्लैब के लिए, सेल्फ वेट ऑफ स्टेप्स के लिए। लाइव लोड में आपको जो भी आप कंसिडर कर सकते हो एज़ पर IS कोड, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज़ पर IS कोड the live load considered should be 3000 Newton per meter square of a building where the no possibility of overcrowding for such as a residential building, hostels. ओके, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपको लाइव लोड कंसिडर करना है 4000 to 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रेसिडेंशियल के लिए 3000 और कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 4 to 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम डेड लोड के बारे में देखेंगे। डेड लोड आपको निकालना आना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए आपको सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकलना आना चाहिए, जैसे कि आप इजी वे में निकाल सकते हो। ये इजी फार्मूला है, राइज R यानी कि राइज, T यानी कि थ्रेड। ओके, उसी तरह आपको सेल्फ वेट फॉर स्टेप निकालना आना चाहिए।
उसके बाद फ्लोर फिनिश जो कि आप कंसिडर करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आज सिविल इंजीनियर, आज साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयरकेस के लिए। ओके, से हमारा IS कोड 456/2000, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज पर IS कोड जो भी स्टेयरकेस के जो भी इम्पोर्टेंट उसके जो भी इफेक्टिव स्पैंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग है, फुटिंग के जो भी डिटेल्स है स्टेयरकेस के लिए, डेप्थ ऑफ सेक्शन, तो एज पर IS कोड हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो इसका पूरा डिज़ाइन हम IS कोड एज पर मैनुअल डिज़ाइन देखेंगे। मैनुअली उसका जो भी डिज़ाइन स्टेयरकेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे गाइस। ओके, तब तक के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करना गाइस। ओके, इसको मिनिमम तो 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, ये आपके लिए टारगेट है। उसके बाद ही आपको स्टेयरकेस का पूरा डिज़ाइन मिलेगा गाइस एज पर डिज़ाइन कोड। ओके, यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग निकालते हो, यहाँ पर देख सकते हो IS कोड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ उन्होंने रूल्स दिए है गाइस, जो कि स्पैन और राइट एंगल के लिए अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द लोड ऑफ ऑन एरियाज कॉमन टू द टू सिस्टम टू बी टेकन एज 1/2 इन ईच डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो W/2। इसके बाद यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर कैसे दिए, उसके बाद उसका जो भी स्ट्रिप लेंथ लेनी है 150 mm, 100 mm लोडिंग, 150 mm का स्ट्रेप देना है आपको, इफेक्टिव वेट। तो इसका पूरा कैंसिलेशन हम आने वाले एग्जांपल में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। मैनुअल डिज़ाइन में हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो हम चलते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की, जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स है सिविल इंजीनियर के लिए वो डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ अजम्पशन लेने होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरकेस पता होनी चाहिए। जैसे कि एज्यूम राइज़र के लिए आपको राइज कंसिडर करना होता है 150 और 180 mm रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 120-150 mm हमारे जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए राइज यानी कि आप की वर्टिकल हाइट को हम राइज बोलते हैं गाइज, और हॉरिजॉन्टल हाइट को, हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम थ्रेड बोलते हैं, जहाँ पर आप पैर रखते हो। और राइज यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मिनिमम डिस्टेंस है 150 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड 120 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट होती है हमारी जो भी डॉग लेग के लिए डिवाइड बाय 2 किया, और ओपन व्हील स्टेल के लिए डिवाइड बाय 2.5 किया, तो आपको हाइट ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगर नंबर ऑफ राइज़र निकालने हो तो राइज़र अपना कभी भी एक ज़्यादा हो आता है गाइज। हर एक डिज़ाइन प्रोसीजर में राइज़र थ्रेड से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट ऑफ वन फ्लाइट डिवाइड बाय राइज, आपने जितने भी फ्लाइटें डिवाइड बाय राइज किया तो आपको नंबर ऑफ राइज़र्स निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि राइज़र में से एक नंबर माइनस किया तो उसको थ्रेड मिल जाएंगे उसके जो भी फ्लाइट है वहाँ से, यानी कि आपको राइज़र एक ज़्यादा होती है हर एक फ़्लाइट में। अगर थ्रेड निकालनी हो तो राइज़र से नंबर से एक माइनस किया तो आपको थ्रेड निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट तो आप इजीली निकाल सकते हो, हाइट डिवाइड बाय 2, फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइड बाय 2 या फिर 2.5। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको निकालना होता है विड्थ ऑफ स्टेयर लैंडिंग, जो कि आपकी लैंडिंग विड्थ होती है, वो आपकी स्टेयर की ही विड्थ होती है गाइज। उसके बाद अवेलेबल लेंथ लॉन्ग स्पैन -2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग। ओके, उसके बाद आपको कंसिडर करना होता है थ्रेड और अवेलेबल लेंथ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ थ्रेड्स। ओके, उसके बाद आपको इफेक्टिव स्पैन लेना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फार्मूला इफेक्टिव स्पैन के लिए
सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग प्लस अवेलेबल लेंथ। ओके, तो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तब तक के लिए हम प्रोसीजर तो देखते हैं वन बाय वन, जो कि प्रोसीजर होती है लेंथ के लिए, थ्रेड के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस में हम देखेंगे उसके डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर बाय थंब रूल्स एज पर आईएस कोडल प्रोविजन आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल L/20 टू L/25 लेनी होती है गाइस। ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल प्लस कवर प्लस D/2 लेना होता है गाइस, ओवरऑल डेप्थ एज्यूम किया तो। मगर इफेक्टिव डेप्थ आपको तो L इफेक्टिव डिवाइड बाय 20 या 25 लेना होता है। ओके, इफेक्टिव डेप्थ के लिए तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और आपने अभी तक देखा राइज़र, थ्रेड, स्टेयर केस की जो विड्थ होती है, उसके बाद अवेलेबल लेंथ होती है, उसके बाद आप राइज़र और थ्रेड्स के नंबर्स कैसे निकाल सकते हो गाइस। ओके, तो उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे उसका जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर उसके बारे में। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयरकेस के लिए आपको उसका लोडिंग कैलकुलेट करना होता है, मेन उसका लाइव लोड, डेड लोड। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल पेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना हो तो आपको 25 इंटू डी अवेलेबल प्लस इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ राइज डिवाइड बाई थ्रेड स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला यूज़ करना होता है, आने वाले एग्जांपल में देखेंगे इसका डिटेल में। उसके बाद वेट ऑफ स्टेप्स, हॉरिजेंटल एरिया 25 यहाँ पर डेंसिटी लिए गाइज। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें एजम्पशन करने होते हैं गाइज, जैसे कि आपको सेल पेट ऑफ लैंडिंग 25 इंटू डी, एजूम लाइव लोड 3 किलो न्यूटन, फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद फैक्टर लोड 1.5 जो भी सेल पेट आया हो उसके बाद कैलकुलेट करना होता है गाइज। आप जब लोडिंग निकालते हो उसमें जो भी सेल पेट और लाइव लोड वो ऐड करते हो, तब आपको उसका फैक्टर लोड करना होता है, यानी कि आपको 1.5 से वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आपको टोटल एडिशन ऑफ लोड किया, जो कि आपको डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब, डेड लोड ऑफ स्टेप्स, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, इसका सबको एडिशन करने के बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करने के किया तो आपको टोटल फैक्टर लोड मिल जाएगा गाइस, लोडिंग के लिए, एक लैंडिंग के लिए और स्टेप्स के लिए अलग से। यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स के लिए निकालना है और नीचे लैंडिंग के लिए निकाला है। जब आप लोडिंग करते हो तब ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस, जब डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें है गाइस। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में मेन कंसेप्ट है गाइस डिज़ाइन मूवमेंट निकालना। जब आप डिज़ाइन मूवमेंट निकालते हो उसका जो भी मैक्सिमम मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस। मैक्सिमम मूवमेंट जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी कहा जाता है इसे। जहाँ पर मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम आपको मोमेंट निकालने के लिए कुछ फार्मूलेज है, जैसे कि MU लिमिट, XU मैक्स। ओके, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, या फिर 250 के लिए इतना, 415 के लिए इतना, 500 के लिए इतना। ओके, यहाँ पर आप IS कोड में भी ये मिल जाएगा गाइस, MU लिमिट और XU लिमिट। यहाँ पर हम देखेंगे IS कोड में भी। ओके, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे एज पर IS कोड गाइस आने वाले एग्जाम्पल में। तब तक के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर में आप याद ध्यान में रखना कि ये 250 के लिए 0.531 डी, उसके बाद 500 और 415 के लिए, उसके बाद MU लिमिट 0.149 BD स्क्वायर FCK, 0.138 BD स्क्वायर FCK फॉर FE 415 एंड 0.133 BD स्क्वायर FCK फॉर FE 500 के लिए। MU limit is less than MU, section can be designed as a singly reinforcement। और सिंगली और डबली का जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम
आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर उसके ऊपर डिटेल में आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो नीचे सिंगली आरसीसी लिख देना, मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा इसके लिए। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सयू ए एस टी यानी कि एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन रेनफोर्समेंट। उसके बाद स्पेसिंग निकालना गाइस। ओके, ये जो फार्मूले आपको ऑन स्टैड प्रो या ई टैप से आपको रेडीमेड उसका यह निकल के आ जाएगा गाइस। ओके, मैक्सिमम जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो निकल के आ जाएगा, बस आपको उसका स्टील निकालना आना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए गाइस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में बी यानी कि आपको 0.12% ऑफ AG लेना होता है गाइस। अपना जो भी स्टील सेक्शन आ जाए, उसका स्टील की क्वांटिटी आ जाए, उसका 12% आपको कंसिडर करना होता है गाइस। उसके बाद स्पेसिंग, इसके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग मिनिमम चाहिए आपको 5D या फिर 450, विच एवर इज़ लेस। ओके, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की जो कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग होती है गाइस। मेन स्टील के लिए आपने स्पेसिंग होती है 3D अवेलेबल इनटू और 300 mm विच एवर इज लेस, यानी कि 1 फीट या फिर 3 × D अवेलेबल। ओके, वो हुई हमारे मेन स्टील के लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए निकालनी होती है 5D और 450 mm विच एवर इज लेस, और स्पेसिंग है इससे कम आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, मिनिमम तो आपको 450 लेनी है गाइस। अगर आपको 5D अवेलेबल वो मिनिमम आया तो आपको वो भी ले सकते हो, मगर मिनिमम 450 चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, और मेन स्टील के लिए मिनिमम चाहिए 300 mm स्पेसिंग फॉर मेन स्टील एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। एक एग्जांपल है गाइस डॉगलेग स्टेयर के लिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो करना गाइस। इसके पूरे डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसका पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बेंडिंग मोमेंट, लाइव लोड, डेड लोड कैसे कैलकुलेट किया, उसकी जो भी डिज़ाइन मोमेंट है वहाँ से आपने रेनफोर्समेंट कैसे निकाली गाइस। तो उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। ओके, ये आपके लिए टारगेट है गाइस। यहाँ पर हमने पहले भी RCC डिज़ाइन के लिए वीडियोज़ बनाए गाइस। ओके, जो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हम पूरा बीम कॉलम फुटिंग का पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। स्टेयरकेस का पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके जो भी क्वांटिटी एस्टिमेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। और मेन बात जो कि IS कोड के जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं जो कि साइट इंजीनियर को पता होने चाहिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको RCC डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते हैं, रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी इसमें। हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइस, लर्निंग पर्पस के लिए, अच्छा है आपके लिए, एक बार देख लेना गाइस। थैंक यू।